जैन साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट 2026 के लिए। यदि पेपर 2 में आपने एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग इसमें एसएसटी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनके आगे पूछे जाने की संभावना है। साथियों जो पीवाईक्यू है उससे रिलेटेड जितना भी व्याख्या बन सकता है, उसके आसपास जितने भी और फैक्ट बन सकते हैं उनसे रिलेटेड, उन सभी को हम डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने 16 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारा 17 नंबर वीडियो है, 17 नंबर क्लास है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों हम लोग इसमें बहुत विस्तृत तरीके से एसएसटी को कर रहे हैं। लगभग हमारे पास आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी से लिए गए लगभग 1000 प्रश्न के आसपास हैं, जिसमें हम लोगों ने 185 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं उन 16 वीडियो में। आज हम लोग 186 प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। जैसे ही ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे हम आपकी यूपी बोर्ड क्लास 6 से लेकर के 8 तक, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों किताबों के चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो बने तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हिंदी, संस्कृत और एसएसटी और सीडीपी की तैयारी के लिए आप जुड़िए हमारे साथ। आइए साथियों, बिना देरी के हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि तुर्कान चिहलगानी यानी जो चालीसा दस्ता होता था साथियों, उसको किसने नष्ट कर दिया था। तुर्कान चिहलगानी को किसने समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, ये सवाल है। और विकल्प है आपके सामने, क्या वह इल्तुतमिश था, बलबन था, रजिया सुल्तान थी या फिर अलाउद्दीन खिलजी था। तो साथियों सही विकल्प आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह बलबन था जिसने तुर्कान चिहलगानी यानी चालीसा दल को समाप्त कर दिया। साथियों देखिए, इल्तुतमिश ने इस दल का गठन किया था। गठन किसने किया था इस चालीसा दल की? तो साथियों वो इल्तुतमिश था, लेकिन इसे समाप्त किसने कर दिया? तो बलबन ने कर दिया। इसमें होता है क्या था साथियों कि 40 तुर्क सरदारों को मिला करके उनका एक दल बनता था, लेकिन बाद में इसे बलबन ने, जो स्वयं कभी इस दल का सदस्य हुआ करता था, उसने इस दल को, चालीसा दल को समाप्त कर दिया, जिसे कहा जाता था तुर्कान चिहलगानी। ठीक है ना। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, आप भी उनको जान लीजिए। देखिए साथियों है क्या कि सुल्तान की शक्ति को सुरक्षित करने के लिए इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यह दल राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा था। कुछ और महत्वपूर्ण बात है, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। साथियों ये बात ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाया था। ध्यान रखेंगे, उसने फारसी परंपरा सिजदा और पाबोस की भी शुरुआत की थी। सिजदा क्या होता है साथियों और पाबोस क्या होता है आप बहुत बखूबी जानते हैं। घुटने पे बैठ करके, ठीक है ना, घुटने पे बैठना और इबादत करना जिसे सिजदा कहा जाता था, और राजा के पैरों को, हाथों को चूमना पाबोस कहा जाता था। साथियों ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछ रहा है भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। क्या वह हैदराबाद सिटी को कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है, पुणे को कहा जाता है या फिर गुरुग्राम को कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि बेंगलुरु जो आईटी हब है उसे ही भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। साथियों आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आईटी हब होने के कारण बेंगलुरु को हम भारत का हब मानते हैं। अच्छा एक और बात ध्यान रखिए, अमेरिका का प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया की तरह यहाँ आईटी कंपनियों और स्टार्टअप की प्रचुरता के कारण इसको ऐसा नाम दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका का सुप्रसिद्ध सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो कैलिफोर्निया को कहा जाता है। कैलिफोर्निया के तर्ज पर ही हम भारत के बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली कहते हैं, क्योंकि यह आईटी हब है, स्टार्टअप का एक बहुत बेहतरीन जगह है। अच्छा कुछ और भी फैक्ट हैं उसे आप जान लीजिए। इसे भारत का उद्यान शहर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा साइलेंट वैली, शांत घाटी, केरल में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। साइलेंट वैली पूछा जाए यानी शांत घाटी कहाँ है साथियों, तो वह आपके केरल में है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं और हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, जरूर हमें बताइएगा। देखिए, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए पीडीएफ तैयार करना, और पीडीएफ ही सिर्फ नहीं तैयार करना, उन प्रश्नों को सेलेक्ट करना जिन्हें पूछे जाने की संभावना हो। ठीक है ना। देखिए, मेरा खुद का अनुभव रहा है, कहीं भी प्रश्न आपसे बाहर से नहीं पूछता है। अगर आपने एनसीईआरटी और एससीईआरटी 6 से 8 तक कंप्लीट कर लिया साथियों, तो एसएसटी में 60 में कम से कम 50-55 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। निश्चित रूप से आप 55 नंबर ला आ जाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा खुद का अनुभव है, खुद का एक्सपीरियंस है। मैं कहीं कोई कोचिंग नहीं लिया था, मैं फ्री, आपसे बार बार इस बात को दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ साथियों, मैं फ्री पढ़ा हूँ, और फ्री यूट्यूब कंटेंट इधर उधर से ही मैं पढ़ा हूँ, और आज आपके सामने नौकरी कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। तो आप ये मत सोचिए कि हम फ्री में यूपी टेट, सी टेट, इस तरह के टीचिंग एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपके सामने मैं उदाहरण हूँ, मैंने फ्री में कहीं भी कोचिंग नहीं लिया। मैंने बिना कोचिंग में यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, गवर्नमेंट जॉब, आज पिछले 6 साल से मैं जॉब में हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। अगर मेरे जैसा आदमी कर सकता है यार, तो आप तो कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। देखिए, संविधान, अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्या वह भाग 2 है, भाग 3 है, या भाग 4 है, या फिर भाग 9 है? साथियों, संविधान का मैग्ना कार्टा हम भाग 3 को कहते हैं। विकल्प बी आपका सही हो जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है, वह मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी 12 से लेकर के 35 तक के जो अनुच्छेद हैं भाग 3 के, उन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा जारी नागरिकों के अधिकार का पहला लिखित दस्तावेज था। ठीक है ना, इसीलिए हम आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो हमारे मौलिक अधिकार के आर्टिकल हैं, उनको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। साथियों, कुछ और भी फैक्ट हैं, वो भी आप जान लीजिए। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो साथियों, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अभी आपने जाना कि भाग 3 जो है वो किससे संबंधित है साथियों? तो संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, लेकिन वहीं भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। साथियों, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागा है, अंग्रेजी है, हिंदी है, या फिर खासी है? साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अंग्रेजी भाषा नागालैंड की राजकीय भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी एकमात्र आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। हालांकि यहाँ कई स्थानीय बोलियां भी हैं, लेकिन सरकारी कामकाज और शिक्षा के लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है नागालैंड से संबंधित, उसको भी आप जान लीजिए। नागालैंड की अगर हम बात करें साथियों, तो 1963 में भारत का यह 16वां राज्य बना था। कब बना? 1963 में। कौन सा 16वां राज्य बना था नागालैंड? यहाँ प्रसिद्ध त्यौहार हॉर्नबिल मनाया जाता है। साथियों, सवाल पूछा जाता है आपके एसएसटी में पेपर 2 में कि हॉर्नबिल कहाँ का त्यौहार है, तो यह नागालैंड का त्यौहार है। कहाँ का त्यौहार है साथियों? नागालैंड का हॉर्नबिल। ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है वहाँ नागालैंड का। अगला सवाल आपके सामने है, बहुत बेहतरीन। साथियों, बताइएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 में होता है, वह किसके किसके बीच हुआ? क्या वह मराठा और अहमद साहब अब्दाली था, या मुगल और अंग्रेज थे, बाबर और इब्राहिम लोदी था, या अकबर और हेमू के बीच हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि सही विकल्प इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मराठा और अहमद साहब अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जो कि 1761 में हुआ था। ठीक है ना। देखिए, बात है 14 जनवरी 1761 की। मराठा सेना सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच यह भीषण युद्ध हुआ। इसमें मराठों की हार हुई, जिसने भारत में उनके प्रभुत्व को कमजोर कर दिया। और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो भी आप जान लीजिए। प्रथम युद्ध किसका? पानीपत का।
पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। वहीं पानीपत के द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करें साथियों, तो यह 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। फिर से आप इसको एक बार और बहुत बेहतरीन से समझिए। आप यहाँ बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की साथियों, तो यह कब हुआ था? 1526 में। किसके? अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच। वहीं पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो यह 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ। वहीं पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सदाशिवराम भाऊ के बीच हुआ, जो कि 1761 में हुआ। तो ये तीनों आप याद रखेंगे, ठीक है ना? 1526, 1556 और 1761 तीन पानीपत के युद्ध हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? क्या 1896 कोलकाता अधिवेशन में, या फिर 1911 कलकत्ता अधिवेशन, या फिर 1905 बनारस अधिवेशन, या 1916 लखनऊ अधिवेशन? बताइए प्यारे भाइयों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में साथियों पहली बार जनगण मन गाया गया, यानी जो हमारा राष्ट्रगीत है वो गाया गया था साथियों। देखिए प्यारे भाइयों, आप लोग ध्यान से समझिए, बात है 27 दिसंबर 1911 की। कब? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। साथियों कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं, यानी 1896 कोलकाता अधिवेशन में इसमें पहली बार वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत गाया गया था। बात क्लियर हो रहा है? 1911 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जन गण मन अधिनायक जय हे। और 1896 में कोलकाता अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत गाया गया था। बात दोनों क्लियर हो रहा है? आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। कब हुई साथियों? 1885 में। 25 दिसंबर 1885 को। मैं थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, क्या मैं सही हूँ? मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन शायद कंफर्म है लगभग। 25 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है ना? इसके संस्थापक होते हैं एवो ह्यूम, और इसके पहले अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके सचिव कौन है बताइए? एवो ह्यूम। बात क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। किसे? जन गण मन अधिनायक जय हे। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि यह जो जनगण मन अधिनायक जय हमारा राष्ट्रगान है, यह किस पुस्तक से लिया गया है? बताइए, कमेंट करिए और बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न एक कह रहा है कि शून्यकाल यानी 0 आवर जो होता है भारतीय संसद में, वह संसदीय व्यवस्था में कब शुरू किया गया था? जो 0 आवर है यानी शून्यकाल है, वो भारतीय संसदीय व्यवस्था में कब शुरू किया गया था? क्या वह समय 1952 का था, 1962 का, 1972 या फिर 1985? प्यारे भाइयों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1962। देखिए प्यारे भाई, आप लोग अगर शून्यकाल की बात करें तो ध्यान से समझिए, शून्यकाल पूरी तरह से भारतीय संसद की देन है। यह किसी अन्य देश से नहीं लिया गया। इसको नोट डाउन करिए कि जो 0 आवर की बात है वह हमारे ही भारतीय संसद की देन है, वह कहीं बाहर से नहीं लिया गया। यह प्रश्नकाल के ठीक बाद यानी दोपहर के 12 बजे शुरू होता है। इसमें सदस्य, अच्छा 0 आवर है क्या? तो जो शून्यकाल है इसमें सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। होता क्या है साथियों, संसद में किसी भी सदस्य को बोलने के लिए लिखित में अपना प्रश्न देना होता है, लेकिन चूंकि 0 आवर जो है शून्यकाल है, उसकी विशेषता ये है
कि यह प्रश्नकाल के ठीक बाद यानी दोपहर के 12 बजे शुरू होता है और इसमें कोई भी सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकता है। बात क्लियर हो रहा है? तो आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है इससे रिलेटेड, उन्हें भी आप जान लीजिए। इसका प्रक्रिया नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। इसका जो प्रक्रिया है नियमों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यह केवल एक परंपरा है। बात क्लियर हो रहा है ना? इसका कहीं कोई नियमों में उल्लेख नहीं है साथियों 0 आवर की, लेकिन यह एक परंपरा में है। अच्छा, प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का पहला घंटा 11 से 12 बजे के बीच का होता है। बात क्लियर हो रहा है? प्रश्नकाल और 0 आवर। प्रश्नकाल साथियों 11 से 12 का समय होता है, यानी 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच के समय को हम प्रश्नकाल कहते हैं, क्वेश्चन आवर कहते हैं। वहीं हम 0 आवर यानी शून्य काल कहते हैं प्रश्नकाल के बाद के समय को, यानी 12 बजे के समय को। बात समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताएंगे आप कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्या वह नील नदी है, जाम्बेजी नदी है, ऑरेंज नदी है, कांगो नदी है? बताइए। देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात की अगर हम बात करें प्यारे भाइयों, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ध्यान से समझिए, यह अफ्रीका की जाम्बेजी नदी जो है। अच्छा, सबसे पहले बात कि जाम्बेजी नदी कहाँ है, तो यह साथियों अफ्रीका में है। अफ्रीका की जाम्बेजी नदी पर स्थित है और जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर पड़ता है। इसे स्थानीय भाषा में मोसी ओ तुन्या यानी धुआं जो गरजता है ऐसा कहा जाता है साथियों। ठीक है ना? स्थानीय भाषा में इसका नाम है मोसी ओ तुन्या। ठीक है ना? ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, इसका टेंशन नहीं लेना है। देखिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसको बस समझते चलना है। इसे स्थानीय भाषा में मोसी ओ तुन्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहेंगे धुआं जो गरजता है। ठीक है ना? अच्छा, कुछ और भी फैक्ट है, उसको भी आप जान लीजिए, नोट डाउन भी करिएगा कि नील नदी साथियों विक्टोरिया झील से निकलती है। अच्छा, कंफ्यूजन ना हो, ध्यान से समझिए। जलप्रपात जाम्बेजी पर है। जलप्रपात कहाँ है? जाम्बेजी पर है। ठीक है ना? और नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। एंजल फॉल्स की अगर हम बात करें साथियों, तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में है साथियों। ध्यान रखेंगे, एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में है। ठीक है ना? कोई भी कहीं भी कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने क्या ही पढ़ा दिया, ऐसा कभी मत सोचिएगा साथियों। मैं कभी भी आपको पढ़ा नहीं सकता, मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मुझे शिक्षक मत समझिए, मैं आपका भाई हूँ। हम और आप मिल के पढ़ रहे हैं। फ़र्क बस इतना है कि आप जो अचीव कर रहे हैं वो मैं आज से 6-7 साल पहले कर चुका हूँ। इतने का ही अंतर है, थोड़ा सा बस यही अंतर है। कभी भी मुझे टीचर मत समझिए, अपना भाई समझिए। और भाई के नाते आप कमेंट करके पूछिए कहीं कोई डाउट हो आपको तो। मैं यहाँ भी कह रहा हूँ आपसे, मैं क्लास में भी बच्चों से कहता हूँ अपने यहाँ कि कहीं कोई डाउट हो, एक बार नहीं आप 1000 बार पूछो हमसे। हम उसी लिए हैं आपके सामने। हम तो टीचर बन के पढ़ाएं तो शायद हम पढ़ा ही ना पाएँ आपको, क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझ पाऊँगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ आपको। तो आप मुझे भाई समझिए, कहीं कोई डाउट हो पूछिए। ठीक है ना? देखिए साथियों, मेहनत करिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? जीवन में मैं भी एक बार निराश हो गया था कि लग रहा है कि मेहनत होने से कुछ नहीं होता है, सब नसीब का खेल है। ये सरकारी नौकरी पाना नसीब की बात है, नसीब होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं गलत था। मेहनत जो है ना मेरे भाई, मेहनत दुनिया में आपको वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ आप जाना चाहते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं थक गया था कि अब बहुत मेहनत हो गया, अब मेरे बस की नहीं है, मेरा नसीब ठीक नहीं है, मेरे नसीब में सरकारी नौकरी नहीं है, मैं टीचर बन ही नहीं सकता। लेकिन देखिए, मेहनत ने, परिश्रम ने एक न एक दिन मुझे रिजल्ट दिया और मैं आज आपके सामने इंटर कॉलेज में टीचर। आप भी कर सकते हैं। और एक नहीं, मैं 3-3 ज्वाइनिंग लेटर लिया हूँ। ठीक है ना? मेरा तीसरा ज्वाइनिंग है। आप भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बस ज़रूरत है तो मेहनत की और खुद पे विश्वास की। खुद पे विश्वास करिए,
और मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी होता है। क्या है ना कि पढ़ते पढ़ते कभी आदमी बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है, और वो मोटिवेशन ना आपके भीतर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से मोटिवेशन तो क्षणिक होता है, भीतर का मोटिवेशन परमानेंट होता है, ध्यान रखेंगे आप। मोटिवेशन चाहिए तो माँ बाप के आंखों में देखिए, मोटिवेशन चाहिए तो अपने अंदर खुद से पूछिए कि आज से 5 साल बाद मैं कहाँ हूँ, आज से 3 साल बाद मैं कहाँ हूँ। तब शायद आपको अंदर से जो मोटिवेशन आएगा ना, पागल कर देगा पढ़ने के लिए। ठीक है ना। चलिए प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से समझिए। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर। बताइए। देखिए इसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ध्यान रखेंगे आप लोग। 1837 में ईस्ट इंडिया की कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अच्छा, अशोक के अभिलेख किस में लिखे थे साथियों? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। इससे पहले इन अभिलेखों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता था। अच्छा, कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है, वो भी जान लीजिए। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम भारत के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? तो देखिए इसका विकल्प बी सही है, कृष्णा नदी पर बना है। ध्यान से समझिए, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है साथियों, यह बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी पर स्थित है। किस किस राज्य के बीच है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है ना, इसी की सीमा पर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसे आधुनिक भारत का नया मंदिर भी कहा जाता है साथियों। ध्यान रखेंगे, अगर बात करें कावेरी नदी की, तो इस कावेरी नदी पर प्रसिद्ध मेट्टूर बांध स्थित है। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। वहीं महानदी की अगर हम बात करें साथियों, तो इस पर दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न यह है कि अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो साथियों बताएंगे, क्या वो बीड़ा था, सितार था, शहनाई था, मृदंग था? तो मेरे प्यारे भाई, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। विकल्प बी सही हो जाता है आपके सामने। देखिए अमीर खुसरो को सितार और तबला दोनों का आविष्कारक माना जाता है। उन्होंने भारतीय बीड़ा और ईरानी तंबूरा के मिश्रण से सितार को जन्म दिया था। साथियों कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको आप जानिए। उन्हें खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। उन्हें खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को उन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन आपके सामने है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? साथियों आप यकीन करिए, ये यूपी टेट में कम से कम 3 से 4 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। क्या वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, BN राव थे, डॉक्टर अंबेडकर थे? तो प्यारे भाइयों देखिए इसके सही विकल्प हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष हुआ क्या था ना, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो अस्थायी बने थे ना साथियों, अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन वहीं पूछे अस्थायी अध्यक्ष की बात, तो साथियों सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बात है साथियों 9 दिसंबर 1946 की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं ठीक उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वहीं BN राव की बात करें साथियों, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव। ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको जानने जरूरी हैं और इसे आप नोट डाउन भी करिए, कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? फ्रांस में है, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है? तो साथियों इसका सही जवाब है जर्मनी। विकल्प बी सही है। देखिए जर्मनी के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित एक वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है साथियों। यह एक ब्लॉक माउंटेन यानी
भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। यहाँ से प्रसिद्ध डैन्यूब नदी निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। कुछ और महत्वपूर्ण बात है उसको आप जान लीजिए। एल्पस पर्वत यह यूरोप की सबसे बड़ी वलित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, इटली आदि में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? क्या वह जवाहरलाल नेहरू की विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर? तो मेरे प्यारे भाइयों, विकल्प बी सही हो जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत, सुन के ही नाम जान के ही चेहरे पे चमक आ जाए। शिक्षा क्या होता है और आप शिक्षा के बदौलत कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, अगर ये जानना हो तो आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समझिए। अखबार बेचने से लेकर के और देश के सर्वोच्च शिखर तक एक शिक्षक के रूप में पहुंचने वाले व्यक्ति। देखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफलता से रोक सके। बात समझ में आ रहा है ना? आप मेहनत करिए मेरे भाई, आप यकीन मानिए, मेहनत करिए और खूब मेहनत करिए, ठीक है ना? देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर कलाम। उनकी एक प्रेरणादायक आत्मकथा है। इसमें उनके बचपन से लेकर के भारत के महान वैज्ञानिक बनने तक का सफ़र दर्ज है। वहीं अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा, तो साथियों यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। वहीं सत्य के प्रयोग, यह महात्मा गांधी की पुस्तक है, ठीक है ना? महात्मा गांधी ने लिखा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मणिकरण। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, किस प्रकार की ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? यह सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा? तो साथियों यह भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना? भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प बी आपका सही हो जाता है। मणिकरणम अपने गर्म पानी चश्मों के लिए जाना जाता है। साथियों, पृथ्वी के अंदर की गर्मी से पानी उबलने लगता है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। इसे भारत का ओल्ड फेथफुल भी कह सकते हैं, ठीक है ना? कुछ और महत्वपूर्ण बात है उसे भी आप जान लीजिए। लद्दाख की पूगा घाटी भारत का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा केंद्र बनने जा रहा है, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है? चलिए देखिए, अगला प्रश्न है 201 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। पहले को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है ना? अब आपको पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। कथन कह रहा है कि चोल काल के दौरान मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक और सामाजिक जीवन के केंद्र भी थे। कारण कह रहा है कि चोल मंदिर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए और शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। अब विकल्प आपके सामने है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। और तीसरा कह रहा है विकल्प सी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है, आर सही है। प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए और आर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मेरे प्यारे भाइयों, इसको बहुत आराम से समझिए कि चोल साम्राज्य में मंदिरों को राजाओं द्वारा विशाल भूमि दी जाती थी, दान में दी जाती थी, और इस भूमि की उपज से मंदिर के आसपास रहने वाले पुरोहितों, मालाकारों, रसोइयों और नर्तकों का भरण पोषण होता था। इस प्रकार मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं थे, बल्कि एक बड़े आर्थिक और सामाजिक केंद्र के रूप में उभर रहे थे। अच्छा, कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है, आप उसको जान लीजिए। चोल काल की सबसे प्रसिद्ध जो मूर्ति है ना साथियों, वह नटराज की मूर्ति है, जो कि कांस्य की है, ठीक है ना? नटराज की मूर्ति कांस्य की है, जो किस काल की मूर्ति है? तो चोल काल की यह प्रसिद्ध मूर्ति है। साथियों, चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता उनका
स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम प्रशासन था। सीटेट में कई बार सीटेट के एग्जाम में कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। यूपी टेट में भी अब ट्रेंड बन गया है। अच्छा, पहले यूपी टेट में डायरेक्ट प्रश्न थे और 4 विकल्प थे, एक सही करना था। अब क्या है कि एक प्रश्न है, 3 कथन है, अब उस 3 कथन में से कौन सही है, ए बी सही है कि ए सी सही है कि सी डी से, इस तरह से पूछा जा रहा है। अभी कथन और कारण वाले ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कथन ए है, कारण ए है, मतलब ए इस कारण से हुआ है, क्या दोनों सही है या एक सही है, इस तरह से प्रश्न हो रहा है साथियों। देखिए अब ट्रेंड बदल रहा है, अब एग्ज़ाम कोई भी आसान नहीं रहा, आपको रटना नहीं, अब समझना पड़ेगा। अब इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सूची वाले, मिलान करने वाले प्रश्न, मतलब एक प्रश्न में कई प्रश्न। अब यही देखिए प्रश्न नंबर 202 ये कह रहा है कि सूची 1 को, जो कि स्थानीय पवन के बारे में है, उसको सूची 2 से यानी जो क्षेत्र हैं उसके साथ सुमेलित करिए। यानी कौन सा स्थानीय पवन किस क्षेत्र के हैं, इसको सुमेलित करिए। एक तरफ चिनूक है, दूसरे तरफ सहारा मरुस्थल है, हरमट्टन है, आल्प्स पर्वत है, फान है, रॉकी पर्वत है, लू है, उत्तर भारत है। बताइए, मिलान करिए और सही विकल्प बताइए क्या होगा। चलिए 4 विकल्प आपके सामने है, ए है, बी है, सी है और डी है। बताइए, ए इसको पढ़िए और मिलान करके बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। कमेंट भी करिए, यदि आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी उपस्थिति पता चले कि हाँ आप जागृत हैं, एक्टिव हैं, कि आप मोबाइल लेके इसे सो नहीं न गए हैं। तो सोना नहीं है दोस्त, मेहनत करिए, पढ़िए, रात दिन सब नींद खुले। देखिए एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। पढ़ाई के दरमियान आप कहेंगे कि क्या ही टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप जान लीजिए, इससे क्या है, मोटिवेशन आता है। देखिए जब मैं तैयारी कर रहा था ना जॉब, मतलब सरकारी नौकरी की, तो उस समय मैं प्राइवेट जॉब भी कर रहा था, कहीं पढ़ा रहा था प्राइवेट में। तो होता क्या था साथियों, उस समय मैं बाहर रहता था, घर से बाहर, तो थक जाता था आदमी, टाइम नहीं होता था। उस टाइम में क्या करता था, जैसे आटा गूँथ रहे हैं तो सामने हम वीडियो लगा लिए मोबाइल में, एक तरफ आटा गूँथ रहे हैं, दूसरी तरफ वीडियो देख के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर दराज बाहर कहीं शहर में रह के पढ़ रहे हैं, शाम को आप खाना बना रहे हैं, तो सब्जी काटिए, सामने वीडियो लगाइए, सुनते रहिए, देखते रहिए। आटा गूँथ रहे हैं, सुनते रहिए, देखते रहिए। आप हाउस वाइफ हैं तो काम करते रहिए, वीडियो लगाइए, हेडफोन लगाइए, सुनते रहिए, देखते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हाउस वाइफ हैं तो क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप कहीं बाहर रह रहे हैं क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। आप बस फोकस वहाँ रखिए पढ़ाई पे। आटा गूँथ रहे हैं, वीडियो लगा के सुन रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, वीडियो लगा के सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वीडियो लगा के सुन रहे हैं, अब सोने जा रहे हैं, वीडियो लगा के सुन रहे हैं, सुनते सुनते सो गए। इस तरह से करिए, चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। जब वही प्रश्न आपके सामने एग्ज़ाम में आता है तो आप कहते हैं अरे तो कहीं ना कहीं यही सही है। बात समझ में आ रहा है ना? करिए ऐसा, ठीक है। अच्छा, जो कुछ मैं बता रहा हूँ आप उससे कितना रिलेट कर पा रहे हैं, ज़रा कमेंट करके अपनी भी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी भी आप भी बताइए कि क्या इस तरह होता है कि नहीं, या इस तरह से किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए का सी से संबंध हो जाएगा, यानी चिनूक का रॉकी पर्वत से हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 का ए से, यानी हरमट का आल्प्स पर्वत से हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, 2 का ए से हो जाएगा, यानी हरमट का सहारा मरुस्थल से। फिर से एक बार देखिए, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया, विकल्प ए बिल्कुल ठीक है, यानी ए जो है चिनूक है वह रॉकीज पर्वत से, सी से हो जाएगा। वहीं हरमट्टन है वह सहारा मरुस्थल से हो जाएगा, यानी ए से। 3 जो है वो बी से हो जाएगा, यानी फान जो है साथियों आल्प्स पर्वत से हो जाएगा, और लू जो है उत्तर भारत से हो जाएगा, ठीक है ना। लू उत्तर भारत का स्थानीय पवन है, ठीक है। तो विकल्प ए बिल्कुल ठीक है साथियों। आइए कुछ इसके बारे में और महत्वपूर्ण बातें हम जान लें। स्थानीय पवनें किसी विशेष क्षेत्र के तापमान और मौसम को प्रभावित करती हैं। चिनूक रॉकी पर्वत यूएसए की बर्फ पिघला देती है। हरमट्टन को अफ्रीका में डॉक्टर विंड कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अफ्रीका में हरमट्टन को डॉक्टर विंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह उमस भरी गर्मी से राहत देती है। वहीं फान जो है वह स्विट्जरलैंड में अंगूरों को पकाने में मदद करता है। सवाल पूछा जाए कि फान जो स्थानीय पवन है
वह कहाँ की है? तो स्विट्ज़रलैंड की। अच्छा, वो किस में मदद करता है? तो वह अंगूरों को पकाने में मदद करती है। अच्छा साथियों, कुछ और महत्वपूर्ण बात है, वो भी आप जान लीजिए। मिस्ट्रल, यह फ्रांस में चलने वाली एक ठंडी हवा है। क्या? मिस्ट्रल। मिस्ट्रल कहाँ की हवा है? फ्रांस की हवा है। गर्म हवा है कि ठंडी हवा है? तो यह ठंडी हवा है। वहीं सिरोको की अगर बात करें तो इसे ब्लड रेन यानी रक्त वर्षा भी कहते हैं। यह ब्लड रेन वाली पवन इसे कहते हैं क्योंकि यह सहारा की लाल रेत इटली तक ले जाती है। सोचिए, जो सहारा मरुस्थल में जो लाल कलर की रेत है उसे यह उड़ा करके इटली तक ले जाती है साथियों, इसलिए इसे ब्लड रेन यानी रक्त वर्षा कहते हैं। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम क्या है? आइए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना है और उसका सही क्रम क्या है, बताइए। विकल्प ए कह रहा है कि जो प्रस्तावना में सही क्रम है वो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या यह सीक्वेंस सही है प्रस्तावना का? या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, क्या ये सीक्वेंस सही है? या फिर विकल्प सी कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, या विकल्प डी कह रहा है कि लोकतांत्रिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो मेरे प्यारे भाइयों, विकल्प बी सही है। अच्छा, मुझे ये ध्यान इसलिए आ रहा है ना कि मेरे यहाँ प्रेयर जब होता है तो बच्चे प्रस्तावना बोलते हैं, और उसमें जैसे हम लोग का ये है कि हाँ सुबह में आपको प्रस्तावना करना ही है, प्रेयर टाइम प्रस्तावना करना है। ये मतलब एकदम इसको बहुत ईमानदारी से है कि हाँ इसको करना ही है, और ये पिछले 6 साल से हमारे यहाँ हो रहा है। उसमें तो हमको जैसे याद हो गया है कि बच्चे कहते हैं ना प्रेयर में कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो विकल्प बी आपका सही है, यही सही सीक्वेंस है प्रस्तावना में। ठीक है ना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के आदर्शों को बताती है। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए थे। सवाल पूछा जाता है साथियों कि प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यह शब्द कब जोड़ा गया? तो यह 1976 में जोड़ा गया। अच्छा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द यह किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है ना? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसलों के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ठीक है ना? यह बात हमारे प्रस्तावना में कहा गया है। ठीक है ना? अच्छा, कुछ और भी फैक्ट है, आप उसको भी जान लीजिए। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना का आधार पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था। ठीक है ना? यह उद्देश्य प्रस्ताव था साथियों। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया था। सवाल पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, तो प्रस्तावना का आधार था। प्रस्तावना का आधार किसने रखा? तो पंडित नेहरू ने रखा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो पंडित नेहरू ने पेश किया। ध्यान रखेंगे, चीज़ें भूलनी नहीं है आपको। ठीक है ना? अगला प्रश्न आपके सामने है। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 3 है। पहला कथन है उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दूसरा, उसमें उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए थे। तीसरा कथन कह रहा है कि उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। अब विकल्प आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है, कह रहा है कि केवल विकल्प ए सही है, यानी केवल 1 और 2 कथन सही हैं। बी कह रहा है कि केवल 2 और 3 सही हैं। विकल्प सी कह रहा है कि केवल कथन 1 सही है। और विकल्प डी कह रहा है कि भाई 1, 2 और 3 यानी सभी कथन सही हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, विकल्प डी हमारा सही हो जाता है, यानी तीनों कथन सही हैं इल्तुतमिश के बारे में। उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, उसने चांदी नाम का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया था, उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। ठीक है? तो ये सभी बात सही है। ठीक है ना? इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो खुद एक गुलाम था, उसका गुलाम था, इसलिए उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? देखिए, जब
देखिए साथियों, जब सोमनाथ मंदिर लूटा गया, अच्छा कमेंट करके आप बताइए सोमनाथ मंदिर किस शासक ने लूटा था, कौन लूटा था? और उसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए वो कौन व्यक्ति था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। और उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर वहाँ एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा चालू किया जिसे इक्ता प्रणाली कहा गया। क्या कहा गया साथियों? इक्ता प्रणाली कहा गया। इक्ता प्रणाली किसकी देन है बताइए? तो इक्ता प्रणाली साथियों इल्तुतमिश की देन है, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने तुर्काने चिहलगानी नामक एक दल का गठन किया था जिसमें 40 लोग हुआ करते थे जो तुर्क सरदार थे। वहीं कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसी ने ही पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का नींव रखवाया जो कि आधा अधूरा रह गया, उसे पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। तो साथियों ये रहे आज के आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें यूपी टेट जो अभी आपके 26 में एग्ज़ाम होने वाले हैं 2 महीने बाद, उनमें पूछे जाने की संभावना है पेपर 2 में। साथियों ये प्रयास मेरा कैसा आपको लग रहा है? अगर आपको ये प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो बनेगा तो आप तक पहुंच जाएगा। अपने दोस्तों तक भी इसे साझा करें, शेयर करें। बाकी आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।